हाय एवरीवन, एजी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग घटना चक्र बुक के प्रीवियस 18 ईयर्स के क्वेश्चनों की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग जितने लोग इस वीडियोज को देख रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें और साथ साथ सभी क्वेश्चनों का आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वह है सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली, बी पटना, सी जयपुर और डी हैदराबाद है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान का केंद्र जो है वह हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद जो है कौन से राज्य में स्थित है? तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक CDFD अवस्थित है। इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक, जिसका शॉर्ट में CDFD कहा जाता है, ये भी हैदराबाद में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें होता है। जंतु जो कोशिका होती है वह पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें होता है। ऑप्शन नंबर ए है कोशिका भित्ति नहीं होती, हरित लवक नहीं होते, तारक केंद्र होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी उपर्युक्त सभी। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मुख्य अंतर यह है कि जंतु कोशिका में केवल प्लाज्मा झिल्ली होती है, यानी ये प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है जंतु कोशिका। और पादप कोशिका जो होती है यह कोशिका भित्ति से घिरी होती है, यानी पादप कोशिका का जो बाहर होता है वह कोशिका भित्ति और जंतु कोशिका के बाहर प्लाज्मा झिल्ली होती है। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होते हैं, जबकि पादप कोशिका में हरित लवक होते हैं। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। देखिए, जंतु कोशिका में एक या दो तारक केंद्र हैं सहित सेंट्रोसोम होता है, मतलब एक या दो इसमें तारक केंद्र पाए जाते हैं। नहीं, जंतु कोशिका में तारक केंद्र पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका जो होता है इनमें छोटे छोटे साफ क्षेत्र होते हैं जिसे ध्रुवीय टोपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुवीय टोपी। जंतु कोशिका में हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं। इसकी अवधारणा जो है कौन कौन प्रस्तुत किए थे? ऑप्शन नंबर ए में है लुईस पास्चर, 2 में है MG स्लाइडेन, नंबर 3 में है रॉबर्ट हुक और नंबर 4 में है टी स्वान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 एवं 4। ऊपर में जो 2 लिखा है, 2 में है MG स्लाइडेन और 4 में है टी स्वान। यानी जब इन लोगों ने कोशिका सिद्धांत दिया था, ये इसकी व्याख्या को देखते हैं कि आखिर ये लोग कैसे दिए। तो 1939 ईस्वी में MG स्लाइडेन और टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि सभी जीवधारी जो है कोशिकाओं से बने हुए हैं। और हमारे लुईस पास्चर जो थे, लुईस पास्चर ने क्या दिया था? तो पाश्चरीकरण के बारे में बताया था। पाश्चराइजेशन वह क्रिया होती है, जैसे आप लोग सुधा का मिल्क वगैरह देखते हैं, उस पर लिखा रहता है पेस्चुराइड मिल्क, यानी वह पेस्चुराइज्ड होता है। ठीक है। और रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। और इन्होंने अगर क्वेश्चन पूछे कि मृत में सबसे पहले किसने देखा था, तो रॉबर्ट हुक ने देखा था। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो शरीर के वृद्धि, विकास और उसके सुधार के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। प्रोटीन से क्या होता है ये व्याख्या देखते हैं। प्रोटीन कोशिकाओं तथा ऊतकों के संरचनात्मक भाग
बनाते हैं तथा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होती है। प्रोटीन, अब क्वेश्चन आ गया कि प्रोटीन आखिर बने किससे होते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमीनो अम्ल। अब आइए, अमीनो अम्ल, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई अमीनो एसिड होती है। प्रोटीन वास्तव में जो होते हैं वह एमिनो एसिड की श्रृंखला होते हैं। एमिनो एसिड की क्या होते हैं, एक चैन होते हैं, एक श्रृंखला होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 20 एमिनो अम्ल। आइए व्याख्या देखते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। इन 20 एमिनो एसिड में से 10 का संश्लेषण हमारा लीवर करता है और जो 10 शेष बचे हुए हैं वह भोजन के माध्यम से हमारे शरीर को प्राप्त होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल मिलते हैं, अमीनो अम्ल आखिर मिलते कहाँ से हैं, तो अमीनो अम्ल, इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाए। देखिए ये सभी क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इस क्वेश्चनों की श्रृंखला को देखने के पश्चात हमें एक बात पता चलता है कि जितने भी ये सभी क्वेश्चन हैं ये बार बार रिपीट हुए हैं, यानी इनका रिपीटेशन बार बार हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अमीनो अम्ल बने होते हैं, यानी अमीनो अम्ल मिलते हैं, अमीनो अम्ल मिलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोटीन से, यानी हमारा जो अमीनो अम्ल है वो प्रोटीन में मिलते हैं और इसकी व्याख्या ऊपर वाले की व्याख्या के समान होती है। ठीक है, चलिए अगला है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है। अब किस में अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर ए है डीएनए, बी है आरएनए, सी है क्रोमोसोम और डी है राइबोसोम, ई है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा क्रोमोसोम। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है। जीवधारियों की एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों के प्रेषण या संचरण, ट्रांसमिशन को अनुवांशिकता, हेरिडिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी एक पीढ़ी से फर्स्ट जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन में जब यह सभी ट्रांसमिट होते हैं, उनके संचरण या प्रेषण जाते हैं, तो इसी को हेरिडिटी, अनुवांशिकता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जीन परिवर्तन किस में होता है, तो जीन परिवर्तन जो है डीएनए में होता है। किस में होता है, डीएनए में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जीन परिवर्तन डीएनए में होता है। डीएनए में अनुवांशिक विशेषताएं जीन के कारण ही होती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि डीएनए में अनुवांशिक विशेषताएं किसके कारण होती है, तो भी जीन के कारण होती है। जीन ही, एक और क्वेश्चन पूछता है कि जीन किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो जीन अनुवांशिक गुणों के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कॉर्नबर्ग होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। डीएनए के संश्लेषण का प्रतिपादन आर्थर कॉर्नबर्ग ने किया था, इसलिए इसको 1959 ईस्वी में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी, जेनेटिक्स कहा गया। ऑप्शन नंबर ए है ग्रेगर मेंडल, सी है कॉरेंस, बी है कॉरेंस, सी है एच.जे. मुलर, डी है डब्ल्यू बेटसन और ई है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा डब्ल्यू बेटसन। अनुवांशिकता के विज्ञान को जेनेटिक्स, अनुवांशिकी का नाम डब्ल्यू बेटसन ने वर्ष 1906 ईस्वी में दिया था। अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में संचरण की जो विधियाँ और कारणों के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, अनुवांशिकी। यानी जिसके अंतर्गत अनुवांशिक गुणों का अध्ययन किया जाता है उसको अनुवांशिकी, जेनेटिक्स कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन करता है कि अनुवांशिक गुणों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो अनुवांशिकी, जेनेटिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आरएनए का मुख्य कार्य है। इसका ऑप्शन नंबर ए है पाचन क्रिया में
सहायता करना, बी है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इसका प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए एक और काम करता है, यह कोशिका के अंदर संदेश वाहक का काम करता है। संदेश को एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम कौन करता है? वह करता है आरएनए। यानी यह हमारे जैसे पोस्टमैन होते हैं, यह पोस्टमैन के भांति कार्य करता है शरीर में। अगला क्वेश्चन है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो आइए उसको भी देख लें। इससे यह पता चलता है कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं, जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चनों का रिपीटेशन होता है। अगला है राइबोसोम का मुख्य कार्य है। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण है। राइबोसोम जो होता है यह प्रोटीन, आइए इसकी थोड़ी सी और व्याख्या कर देते हैं। राइबोसोम जो है प्रोटीन का बना होता है। कोशिका में यह प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है। यह या तो कोशिका में मुक्त अवस्था में पाया जाता है या ईआर जिसे अंतःप्रद्रव्यी जालिका अथवा नाभिक कला के साथ संयुक्त होते हैं। इसकी खोज किसने किया था? तो राइबोसोम की खोज जेई पैलेडे ने किया था, जॉर्ज पैलेडे ने, और इसे सर्वप्रथम जंतु कोशिका में किया गया था। और राइबोसोम जो है जंतु कोशिका में जेई पैलेडे ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला वह है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। आइए लाइसोसोम के बारे में जानते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग। इसकी खोज सीडी दुबे ने की थी। इसका कार्य कोशिकाओं के अंदर आवश्यक पदार्थों का विघटन करना है। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? हरविंद खुराना को प्रोटीन संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया। तो आइए देखते हैं कि कब इनको सम्मानित किया गया। हरविंद खुराना भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने आनुवांशिकी कोड की व्याख्या करने तथा प्रोटीन संश्लेषण में जीन के कार्यों हेतु वर्ष 1968 ईस्वी में डब्ल्यू नीरेनबर्ग तथा आर.डब्ल्यू. हॉली के साथ संयुक्त रूप से चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन सभी बातों में एक बातें जरूर आप लोग याद रखिएगा कि इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया और किस क्षेत्र में दिया गया। पहला है कि इन्हें दिया गया 1968 ईस्वी में, और किस क्षेत्र में दिया गया? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला देखिए, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने इसके साथ साथ प्रोटीन संश्लेषण भी किया था और एक और चीज़ है इन्होंने किया था, जेनेटिक कोड्स। इसलिए इस क्वेश्चन को दिखाना जरूरी पड़ गया। दो कामों के लिए इन्हें दिया गया था। एक तो होगा प्रोटीन संश्लेषण, जो कि आरआरबी इलाहाबाद सीसी 2008 में किया था। उसी क्वेश्चन को इसके पहले जेनेटिक कोड्स के नाम से ऑप्शन चेंज करके दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेनेटिक कोड। डीएनए का मूल मात्रक है, डीएनए का मूल मात्रक होता है न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए की मूल इकाई न्यूक्लियोटाइड्स है। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। डीएनए की मूल इकाई न्यूक्लियोटाइड्स है। डीएनए की प्रत्येक चक्करदार संरचना में 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन करे कि डीएनए की प्रत्येक चक्करदार संरचना में कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, तो 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक अम्ल का बना होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वह किसके बने होते हैं, तो या तो वह नाइट्रोजनी क्षार का बना होगा, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक अम्ल का बना होता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बेस्ट क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा, बोला है कि सूची 1 तथा सूची 2 की खोजे और वैज्ञानिक के नामों को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में है
डीएनए संरचना, बी में है ABO रक्त समूह, जंपिंग जीन और रेगुलेटरी जीन। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। आप सभी क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करें। अधिक से अधिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना ही आपकी सफलता के मार्ग को प्रशस्त करने में कार्यरत होता है। तो अधिक से अधिक क्वेश्चनों का आप सभी प्रैक्टिस करें। चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। डीएनए की संरचना मॉडल वर्ष 1953 ईस्वी में वाटसन एवं क्रिक ने किया था। डीएनए संरचना के जो मॉडल था, डबल हेलिक्स मॉडल जो किया था 1953 ईस्वी में वाटसन एवं क्रिक ने किया था। ABO रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने वर्ष 1902 ईस्वी में किया था। और जंपिंग जीन की बारबारा की खोज जो है बारबारा मैकलिनटॉक ने वर्ष 1940 ईस्वी में मक्के के पौधे से किया था। बराबर क्वेश्चन करता है कि जंपिंग जीन की खोज किस पौधे से किया गया था, तो इसको याद रखिएगा, मक्के के पौधे से किया गया था। और रेगुलेटरी जीन की खोज जैकब और मेनोड ने की थी। रेगुलेटरी जीन की खोज जैकब और मेनोड ने की थी। अब देखिए इस क्वेश्चन की सीरीज के साथ मैं डेली 20-20 क्वेश्चनों का सीरीज आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। और यह जो क्वेश्चन सीरीज है यह RRB NTPC के लिए स्पेशल है। साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी के लिए यह मील के पत्थर का साबित होगी। आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर ही आंसर बताइएगा। एक क्वेश्चन मैं आप सभी को प्रस्तुत कर रहा हूं, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसका आंसर सबसे पहले मैं पहले दूंगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करूंगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि एक स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं। इसका ऑप्शन ए है टोबैको मोज़ेक वायरस से, स्मॉल पॉक्स वायरस में, सार्कोमा वायरस में और 5x174 बैक्टीरिया फेज में। तो आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और इस क्वेश्चन के जितने भी सीरीज चल रहे हैं इसके बारे में अधिक से अधिक आप सभी लिखने का प्रयास करें, अधिक से अधिक कमेंट में लिखने का प्रयास करें। जो भी आंसर आप सभी को पता चल रहा है उसको आंसर कमेंट सेक्शन में लिखते चले। अधिक से अधिक मतलब एक ऑप्शन के बारे में आप लोग अधिक से अधिक व्याख्या करने का प्रयास करें। तो आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। साथ ही साथ आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह प्रयास आप सभी को कैसी लग रही है। और वर्तमान समय में मैं सामने आकर इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि लिखने में थोड़े से प्रॉब्लम है। और यह क्वेश्चन की सीरीज जो है यह चलती रहेगी और पूर्णतः इस बुक का सॉल्यूशन आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।